टाइम था 24 अप्रैल 2025 का और जगह थी कर्नाटक का बेंगलोर। जब सुबह के टाइम डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सुबह उठ चुके थे और उसके बाद वो अपने ही घर में घूमना शुरू कर देते हैं और इसी टाइम ये चीज उन्होंने अजीब सी नोटिस की कि अभी तक उनकी पत्नी कृतिका रेड्डी नहीं उठी है। ये चीज थोड़ा अजीब थी क्योंकि उनकी पत्नी तो उनसे भी पहले उठ जाया करती थी, लेकिन अभी तक वो नहीं उठी। तो उसे याद आने लगता है कि पिछली रात उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। रात को उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया था और उसके बाद अब हो सकता है उनकी नींद ना खुली हो। रात को उन्हें लेट नींद आई होगी, तो उन्हें अपनी पत्नी को इस टाइम परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि रात को उसके पेट में दर्द था और क्या अब वो दर्द ठीक हो चुका है। अब वो हो सकता है उसकी नींद तो खुल गई हो, लेकिन अभी भी नॉर्मली वो लेटी हुई हो। तो वो अपनी पत्नी के पास जाकर उसे चेक करने लगता है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम उन्हें पता चलता है कि अभी तो इनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है और जो इनकी नब्ज है वो भी अच्छे से नहीं चल रही है। तो वो अब थोड़ा परेशान होने लगते हैं कि शायद इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के पास कॉल कर दिया और वो अपनी पत्नी कृतिका रेड्डी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही महेंद्र ने कृतिका के माता पिता के पास कॉल कर दिया, उन्हें ये बात बताई कि उनकी बेटी की तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है और आप लोग भी जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए। कृतिका के दोनों ही माता पिता इस बारे में काफ़ी अच्छे से जानते थे कि उनकी बेटी की तबीयत शादी से पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी। इसे बीपी की, शुगर की, गैस्ट्रिक और इसके अलावा पेट में भी इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो हो सकता है इन्हीं सारी चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ इस टाइम उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। और वैसे भी उनका दामाद तो उसके साथ है ही। वो लोग जल्द से जल्द तैयार होकर हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो लोग महेंद्र से मिलते हैं। वहां पर कुछ एक देर तक तो कृतिका का इलाज चलता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स ने आकर इस बारे में इसकी फैमिली को बताया कि हम लोग उसे नहीं बचा पाए और ये बात सुनते ही महेंद्र का और कृतिका के माता पिता का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है कि हमारी बेटी के साथ ये सब क्या हो गया। दूसरी तरफ महेंद्र खुद भी एक डॉक्टर था, तो उसने अपने सास ससुर को यही बात बताई कि कल रात को नॉर्मल दिनों की तरह इसके पेट में दर्द होता है और जैसा कि वो उसे दवाई बताया करता था वही सारी की सारी दवाई कल रात को भी इसने ली थी। लेकिन इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी इसका उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता। थोड़ा सा भी इसे अंदाजा भी होता तो रात को ही ये इसे हॉस्पिटल में ले आता। लेकिन ये सब अब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा परिवार अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अब कृतिका ने अपनी जान गंवाई थी, तो महेंद्र ने जाकर डॉक्टर्स से यही बात पूछने की कोशिश की कि आखिरकार इसे दिक्कत क्या थी। इस टाइम उसके सास ससुर भी वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने इस बात से मना कर दिया कि इस चीज का तो हमें भी कुछ भी अंदाजा नहीं है कि इन्होंने अपनी जान किस तरीके से गंवा दी, क्योंकि ये एक बिल्कुल नेचुरल डेथ है। और वैसे भी अब ये बहुत ज्यादा जवान थी, तो हम लोग इसे नेचुरल डेथ तो नहीं कह सकते। और यही सारी बातें अब महेंद्र और उसके सास ससुर वहां पर खड़े होकर कर रहे थे कि ये एक नेचुरल डेथ कैसे हो सकती है। अभी तो कृतिका जवान थी, जिसके चलते ये केस अब पुलिस स्टेशन में भी चला जाता है। पुलिस यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। उन्होंने डॉक्टर्स से बात की और उसके बाद पुलिस का ये कहना था कि हमें इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, ताकि हम लोग थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा पाए कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। और इसी टाइम महेंद्र ने मना कर दिया कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। वो खुद डॉक्टर है, उसे पता है कि पोस्टमार्टम में किस तरीके से किसी बॉडी को चीरा फाड़ा जाता है, उसके इंटरनल सारे के सारे ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी का शरीर कुछ इस तरीके से अस्त व्यस्त किया जाए। तो अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमें ये तो करना ही होगा, नहीं तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं होगा कि इसकी डेथ किस तरीके से हुई। तो महेंद्र ने अब अपने सास ससुर से इस बारे में रिक्वेस्ट की कि अगर हो सके तो आप देख लीजिए, प्लीज इसका पोस्टमार्टम मत करवाइए। दूसरी तरफ कृतिका के माता पिता भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अब अपनी जान तो गंवा ही चुकी थी, तो अब उसकी बेजान बॉडी के साथ भी किसी तरीके से काटापेटी की जाए। तो उन सभी लोगों ने मना कर दिया। लेकिन अभी भी पुलिस इसी बात पर अड़ी हुई थी कि हमें इस
बारे में तो अभी तक पता ही नहीं चला कि इन्होंने अपनी जान किस तरीके से गंवाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जवान व्यक्ति को एक नेचुरल मौत आ जाए। तो अब कृतिका के माता पिता ने ही पुलिस ऑफिसर्स को बताना शुरू किया कि इनकी बेटी को बीपी की, शुगर की, गैस्ट्रिक की, पेट में इसके काफी सारी बीमारियां पहले से थी और उन्हीं में से कोई ना कोई बीमारी इस टाइम इसके ऊपर हैवी हो गई होगी। तो अब हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो इसका अब जो ये शरीर बचा है इसके साथ किसी भी तरीके से काटा पीटी हो। और इसी टाइम कृतिका की बहन लिखिता सामने आती है। उन्होंने ये बात कही कि इन्हें किस तरीके की बीमारी थी, आखिरकार किस कारण से इन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगर इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा तो इस बारे में तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इस टाइम कृतिका के पिता ने ये बात कही कि उनकी बेटी ही जा चुकी है, तो वो इस बात को जानकर क्या करेंगे कि उनकी बेटी को इतनी सारी बीमारियां थी, उनमें से किस बीमारी ने इसकी जान ली है, तो वो उसका पोस्टमार्टम करवाने से रहने दे। और इसी टाइम लिखिता ने ये बात कही कि हो सकता है इसे कोई ना कोई सीरियस बीमारी हो और हम लोग इसके फैमिली के मेंबर हैं, हो सकता है ये बीमारी जेनेटिकली आई हो, डीएनए के थ्रू ये सारे के सारे फैमिली मेंबर्स के अंदर हो। तो अगर हम लोगों को इस बीमारी के बारे में टाइम से पता चल जाता है तो हम लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है एक दिन हम लोगों की भी मौत हो जाए और उसके बाद यही बात सुनने में आएगी कि ये तो बिल्कुल एक नेचुरल डेथ थी। और इस टाइम महेंद्र भी राजी हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर आप लोग इतना ही दबाव दे रहे हो तो लिखिता बिल्कुल ठीक बोल रही है, एक पोस्टमार्टम के पीछे हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए। हो सकता है बाद में किसी और के ऊपर ये दिक्कत आ जाए और बेवजह वो अपनी जान गंवा दे। तो कृतिका का अब पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन उसमें भी कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आती। और उसके बाद तो अब महेंद्र पूरा का पूरा दिन अपने घर पर अकेला ही रहा करता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जिंदगी में करे तो क्या करे। और इन सारी ही चीजों को कृतिका के माता पिता भी बिल्कुल आसानी से देख सकते थे कि उनका दामाद उनकी बेटी से कितना ज्यादा प्यार किया करता था। अब तो उसके जाने के बाद ये अंदर ही अंदर लगातार घुटता चला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो करीबन इन सारी की सारी घटनाओं को बीते हुए 6 महीने का टाइम बीत चुका था। और उसके बाद टाइम आया 13 अक्टूबर 2025 का, जब एक रिपोर्ट कृतिका की बहन के पास पहुंचती है और उसे लेकर वो सीधा का सीधा पुलिस के पास जा पहुंचती है। और ये थी विसरा रिपोर्ट, यानी कि जिस टाइम उसका पोस्टमार्टम किया गया था तो पोस्टमार्टम में नॉर्मली सारे के सारे अंगों को चेक किया जाता है, लेकिन अंगों के अंदर सारी की सारी चीजें ठीक हैं या नहीं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनके अंदर क्या कुछ इस टाइम चल रहा है। हो सकता है छोटा मोटा कोई ना कोई वायरस वहां पर हो, जिसके चलते विसरा रिपोर्ट करवाई जाती है। और इस रिपोर्ट में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लगभग 6 महीने बाद ये रिपोर्ट जैसे ही लिखिता के पास पहुंची और उसे सारी ही चीजें समझ में अब आने लगती है कि यहाँ पर तो कुछ लोचा चल रहा है, तो वो सीधा का सीधा उस रिपोर्ट को लेकर पुलिस के पास जा पहुंची। पुलिस ने उस रिपोर्ट को देखकर वो लोग महेंद्र रेड्डी के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर महेंद्र रेड्डी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और कृतिका के माता पिता को जब इस बारे में पता चलता है कि उनके दामाद को तो इस टाइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो उनके दिमाग में यही बात आती है कि यह केस तो काफी दिन पहले ही बंद हो चुका था। उस टाइम उनकी बेटी के शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली थी कि पुलिस वाले इस केस को और ज्यादा लंबा खींच पाए। तो जरूर पुलिस अब बेवजह ही उनके दामाद को परेशान करने के लिए वहां पर गई हुई है। तो पीछे पीछे वो भी वहीं पर जा पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद उनकी बेटी लिखिता ने वो रिपोर्ट अपने माता पिता को दी। तो अब पुलिस के सामने सारी की सारी रिपोर्ट थी और उनके अंदर जो रिजल्ट सामने आया था उसी के बारे में अब महेंद्र से वो लोग पूछताछ करने वाले थे। उन्होंने उसे साइड में बैठाया और पुलिस ने जब महेंद्र को अपने पुलिस स्टेशन में बैठाकर वहां पर थोड़ा पूछताछ करनी शुरू की तो सबसे पहले तो उसने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसके ऊपर अपना थोड़ा सा प्यार बरसाया तो उसके बाद उसने पूरी की पूरी कहानी को डिटेल से पुलिस के सामने रख दिया। उसने ये बात बताई कि 2024 में वो डॉक्टर लग चुका था, उसकी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी आ चुकी थी और वहीं पर कृतिका भी काम किया करती थी। ये लोग एक ही प्रोफेशन के थे, जिसके चलते धीरे धीरे कर एक ही जगह पर ये लोग काम किया करते थे। एक दूसरे के बहुत ज्यादा ये लोग नजदीक आ चुके थे और उसके बाद इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। इनकी शादी में दोनों ही परिवार वालों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। कृतिका के पिता ने उनके लिए एक 3 करोड़ का बंगला खरीद कर अपनी बेटी को गिफ्ट दे दिया था, जिसे कि कृतिका के पिता ने महेंद्र के नाम कर दिया था और बाद में ये लोग उसी बंगले में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है उसके बाद महेंद्र को इस बारे में पता चलता है कि कृतिका के तो पेट में थोड़ी दिक्कत रहती है। टाइम के साथ साथ उसे उसके शुगर के बारे में भी पता चला
बीपी के बारे में भी पता चला। इसकी गैस्ट्रिक और बाकी बीमारियों के बारे में जब महेंद्र को पता चलता है तो वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगता है। उसने ये बात सोची कि कभी भी कृतिका ने मुझे इन सारी ही चीज़ों के बारे में तो बताया ही नहीं, आधे से ज़्यादा टाइम तो ये बीमारी ही रहती है और अभी जवानी में ये इतनी बीमार रहती है तो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। और अब वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, अब वो करे तो क्या करे। और धीरे धीरे कर जितना वो कृतिका से प्यार किया करता था अब वो उस प्यार से थोड़ा दूर होने लगता है। अब तो उसे उससे नफरत होने लगी थी कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। शादी से पहले इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि इसे पेट की दिक्कत है, पेट में कुछ ना कुछ इसे दिक्कत चलती ही रहती है। कभी तो इसका बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, शुगर तो इसकी कभी कंट्रोल में ही नहीं आती। इन सारी ही चीज़ों को लेकर अब वो परेशान रहने लगता है। तो पहले तो उसके दिमाग में ये बात आई कि वो इसे डिवोर्स दे दे, लेकिन बाद में ये बात भी उसे लगने लगती है कि अगर वो इसे डिवोर्स दे देता है तो उसके ससुर ने जो ये 3 करोड़ का उसे बंगला दिया है ये उसे वापस देना होगा। इसके अलावा एलमनी भी अब उसे देनी होगी, तो अब वो करे तो क्या करे। जिसके चलते उसने अब ये प्लान बनाना शुरू कर दिया कि वो कुछ इस तरीके से उसकी पत्नी की जान ले लेगा। वैसे भी इसकी तबीयत लगातार खराब चलती ही रहती है और जैसे ही अगली बार 21 अप्रैल को उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है तो उसने दवाई के तौर पर उसे प्रोपोफॉल दे दिया। उसने काफी ज्यादा कम मात्रा में एक केमिकल अपनी पत्नी को दिया था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को ये केमिकल दिया तो उसकी पत्नी लगभग अगले 2-3 घंटों के लिए पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है और वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। और जब वो उठी तो उसके पेट का जो वो दर्द था वो इस टाइम ठीक हो चुका था। उसके बाद 22 तारीख को दोबारा से उसके पेट में दर्द होता है। इस टाइम कृतिका ने अपने माता पिता से भी बात की थी कि कल इसके पेट में दर्द था, आज फिर से दर्द है। वैसे इसका खुद का पति डॉक्टर है तो बाहर वाले डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। वो अपने पति के ही पास कॉल कर देती है और जो जो दवाइयाँ वो उन्हें बताते हैं वो दवाई वो ले लेती है। इंजेक्शन अगर लेना हो तो शाम को उसके पति आकर उसे दे देते हैं। के ससुराल वाले भी यही बात सोचते हैं कि बिल्कुल सही बात है, घर में ही अगर डॉक्टर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। और 21 तारीख को 22 तारीख को महेंद्र रेड्डी ने आकर अपनी पत्नी को प्रोपोफॉल केमिकल दे दिया था जो कि सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक था, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी पत्नी को ठिकाने लगाना है। वैसे भी इसका बीपी कभी तो अप रहता है कभी डाउन रहता है, शुगर ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर इसकी मृत्यु कुछ इस तरीके से हो जाए तो किसी को कोई भी अंदाजा नहीं होगा। और कल को अगर इसकी मृत्यु हो भी जाती है, इसका पोस्टमार्टम अगर होगा तो वो कुछ इस क्वांटिटी में प्रोपोफॉल अपनी पत्नी को दिया करता था कि वो पोस्टमार्टम में भी नहीं आने वाला था। वो तो सिर्फ और सिर्फ विसरा रिपोर्ट की मदद से पकड़ा जा सकता था और उसे पक्का विश्वास था कि अगर पुलिस ऑफिसर इस रिपोर्ट को भी करवा लेते हैं तो पता नहीं ये रिपोर्ट कब आएगी और दूसरी तरफ ये फाइल बाकी फाइलों के बीच दब जाएगी। सबसे पहले उसका अंदाजा यही था कि पुलिस पोस्टमार्टम ही नहीं करवाएगी, उसके बाद अगर करवा भी लेती है तो क्या पता वो लोग विसरा रिपोर्ट करवाए या ना करवाए। और करवा भी लेते हैं तो एक केस के ऊपर पुलिस वाले इतने दिनों तक काम नहीं करते क्योंकि इस रिपोर्ट को आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब महेंद्र रेड्डी इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और जैसे ही 23 अप्रैल का टाइम आता है तो उसने काफी ज्यादा क्वांटिटी में वो केमिकल अपनी पत्नी को दे दिया। उस रात भी उसकी पत्नी का पेट दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही वो केमिकल दिया तो उसकी पत्नी को अब नींद आने लगती है। उसे पता था कि अगली सुबह क्या कुछ होने वाला है तो वो नॉर्मली सबसे पहले तो उठता है और उसके बाद अपने घर में यूं ही घूमने लगता है और उसके बाद जाकर उसने अपनी पत्नी को संभाला जिसकी कि इस टाइम नब्ज काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वो उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है जैसा कि उसने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी। इसके साथ साथ उसने अपने सास ससुर के पास भी कॉल कर दिया। अब उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल में आ चुके थे और वहां पर सबसे पहले तो उसने जैसे ही उसकी पत्नी की मृत्यु होती है तो इस बात से मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं चाहता कि उसकी पत्नी के अब और ज्यादा चीरफाड़ की जाए। वो डॉक्टर है, उसे पता है कि किस तरीके से इसके इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाएगा। तो वो लोग बस आराम से सुख शांति से इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम कृतिका की बहन लिखिता सामने आती है और उसने जोर जबरदस्ती करके पुलिस ऑफिसर्स के सामने रिक्वेस्ट करके उसका पोस्टमार्टम करवाया था। Mahendra and his family
totally were like opposing for the postmortem. So that raised suspicion. So respectfully, I ask them to conduct a fair and thorough investigation, and the highest possible punishment should be given to such a person. और अब जैसे ही पुलिस को इन सभी चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने महेंद्र रेड्डी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त में है। See, now the investigation is going on in all angles. They are investigating. Once the investigation finishes, only we are able to know what is the motive of this murder. There was no suspicion at all because the behavior was like that from the beginning until unless this incident happened. और कुछ इस तरीके से एक लड़का जो कि एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, ये दोनों के दोनों डॉक्टर थे, दोनों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बाद में उसे ये बात पता चलती है कि इसकी पत्नी को कुछ एक बीमारियां हैं। ये चीज़ कृतिका को भी अपने पति से नहीं छुपानी चाहिए थी। कुछ एक ज़िंदगी की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके होने वाले लाइफ पार्टनर को शादी से अगर पहले ही पता चल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अब ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, तो कम से कम महेंद्र रेड्डी की पत्नी अब कुछ एक प्रॉब्लम में थी जिसे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, तो कम से कम उसे अपनी पत्नी को संभालना चाहिए था, ना कि कुछ इस तरीके से प्लान करके उसका मर्डर कर देना था। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में जान चुके हैं। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर गलती किसकी थी? और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस जल्द से जल्द मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट अरारी राजा भाई को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।